नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 अपक्रिया की दर एवं कोटि। तो आज हम लोग समझेंगे जो है दर नियम या इसे हम कहते हैं वेग नियम या दर का व्यंजक। आज जो हम लोग समझेंगे दर का व्यंजक या वेग नियम, क्या होता है वेग नियम और क्या होता है दर का व्यंजक। मैं आपको बता दूं, इससे पहले की वीडियो जो है आपकी थी उसमें मैंने अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेग नियम तथा दर व्यंजक क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे कहूँगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें क्लियर होगी जो आपको कहीं भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेग नियम क्या है हमारा वेग नियम। वेग नियम क्या होता है? वेग थोड़ा ऊपर लिखते हैं, चलो दिखाई पड़ेगा, हाँ यहाँ पर वेग नियम। क्या होता है हमारा वेग नियम? वेग नियम क्या है तो मैं आपको बता दूं वेग नियम क्या होता है। देखिए, अभिक्रिया की दर और सांद्रता, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता को, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए जो व्यंजक लिखते हैं वो व्यंजक हमारा कहलाता है दर व्यंजक। और इसी व्यंजक के अनुसार ये नियम होता है, उसे हम कहते हैं दर। यानी इसी व्यंजक को जो हम डिफाइन करें तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं व्यंजक नियम या वेग नियम। तो वेग नियम होता क्या है? तो वेग नियम के अनुसार मैं आपको बता दूं, यहां पर लिख लें, इस नियम के अनुसार, यहां पर लिखें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी अभिक्रिया का या किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी अभिक्रिया की, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की, उसके अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सांद्रता के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इस दर नियम के अनुसार या व्यंजक नियम के अनुसार हमें एक चीज मिलती है, जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक अभिक्रिया है A + B हमारे अभिकारक हैं और ये बना रहे हैं C + D को, C + D उत्पाद बना रहे हैं। तो मैं आपसे कह दूं, इस जो अभिक्रिया की जो हमारी दर है, जो अभिक्रिया की जो दर है वो dx/dt है। यहाँ पर dx क्या है? dx से सांद्रता में परिवर्तन और dt क्या है? dt क्या है? हमारा समय है। तो इस नियम के अनुसार जो प्रोपोर्शनल होता है, ये dx/dt जो प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक, ये हमारे अभिकारक है, इनकी सांद्रता के। यहाँ पर मान लेते हैं इसके मोलों की संख्या n1 है, यहाँ पर इसका गुणांक n1 है और यहाँ पर इसका गुणांक n2 है, सपोज कर लेते हैं भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a और यहाँ पर लिखेंगे n1 और यहाँ पर लिखेंगे n2, क्या लिखेंगे n2। तो इस व्यंजक को हम कहते हैं दर व्यंजक। तो यहाँ पर लिखेंगे, विधिवत रूप से समझे, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की जो दर होती है उसमें प्रयुक्त अभिकारक, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जहां पर A और B हमारे क्या हैं, जहां
ए व बी हैं हमारे अभिकारक, ए व बी अभिकारक, और माड में है तो यहाँ पर लिख देंगे ए व बी अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है। और N1 और N2 क्या है, N1 N2 मोलों की संख्या है, N1 N2 मोलों की संख्या है। तो ये चीज क्लियर हुई। मैंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के उसमें प्रयुक्त किए गए यानी उसके अभिकारक के सांद्रता के अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो। तो आपके ये अभिकारक हो जाएंगे, इनकी सांद्रता मान लेते हैं A और इसकी सांद्रता मान लेते हैं B, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमारा कहलाता है वेग नियम, इसे कहते हैं, यही वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। और जो इसमें जो व्यंजक में प्राप्त हुआ है, इस वेग नियम में जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ है इसी को हम कहते हैं दर व्यंजक। तो यहां पर लिख लीजिएगा, वेग नियम से जो व्यंजक प्राप्त होता है, वेग नियम से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं दर व्यंजक, दर व्यंजक कहते हैं। 2 मिनट रुकेंगे, उससे हम दर व्यंजक कहते हैं। आप लोगों ने लिख लिया, चलो हाँ देखते हैं, क्लियर दिखाई पड़ रहा है, चलो ठीक है, लगभग में हर एक चीज क्लियर दिखाई पड़ रही है। चलो तो अब देखें, ये हमारा क्या हो जाएगा, दर व्यंजक। अब यदि यहाँ पर एक कार्य कर दें, यहाँ पर dx/dt लिखा है और प्रोपोर्शनल का जब हम निशान हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं k, एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का निशान हटाया, एक कांस्टेंट लगा दिया हमने k, और यहाँ पर लिखा रहने दिया a N1 और b N2। अब जो हमारा ये k प्रयोग किया है, ये k क्या है, इस k के बारे में हम अभी बातचीत करने वाले हैं। ये हमारा k क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो k आपका है, ये k है विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जहां k बराबर विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। और इसी को हम कहते हैं वेग या वेग स्थिरांक भी कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक, या हम इसे वेग गुणांक भी कहते हैं। इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, वेग स्थिरांक या वेग गुणांक भी कहते हैं। इसे 3 नामों से जाना जाता है, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक। तो ये आप लोग नोट कीजिएगा विधिवत रूप से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या था, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। किसी अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है उसमें प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रयुक्त अभिकारक A और B हैं इस रिएक्शन में, तो इनकी सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है क्या, अभिक्रिया की दर। और हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का निशान हटाया तो यहाँ पर कांस्टेंट k लगा दिया, और यही k हमारा कहलाता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक। और जो ये व्यंजक, जो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, जो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुई है, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं दर व्यंजक, इसी इक्वेशन को दर व्यंजक कहते हैं। चलो, इसे हम दर व्यंजक कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ दर व्यंजक। अब कुछ चीज़ और समझते हैं हम लोग दर व्यंजक के आगे। तो लाइट इशू 2 मिनट के लिए रुके। चलो, थोड़ा लाइट इशू दूर हुआ। अब देखते हैं हम लोग समझने वाले थे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग दर स्थिरांक या वेग गुणांक किसे कहते हैं। तो ये समझेंगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक की डिफिनीशन, यानी हम समझने वाले हैं के की डिफिनीशन। के क्या है, तो देखें यहाँ पर के की डिफिनीशन समझते हैं। मैं थोड़ा इसे रफ करता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
क्या है हमारा वेग स्थिरांक, इस फार्मूले से हम लोग समझते हैं। जो फार्मूला हमारा निकला था dxy/dt यूकल के और a और n1 यहाँ पर था bn2, ये था। यदि मैं कार्य करूं यहाँ पर इन दोनों की सांद्रता को यूकल कर दूं, यानी बराबर मान लूं dxy/dt और इनकी सांद्रता मैंने मान ली n1 बराबर b की सांद्रता n2, इन दोनों की वैल्यू मान ली मैंने 1। तो यहाँ पर केवल बचेगा हमारा क्या k, अर्थात मैं यहाँ पर रख देता हूँ इंटू में 1, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मैंने मानी है 1 यानी 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो dxy/dt हमारा क्या आएगा, k आ जाएगा। dxy/dt हमारा क्या आ जाएगा, k। तो यहाँ से k की परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए सांद्रता को मैंने मान लिया एकांक, सांद्रता को क्या माना है, एकांक। और टेम्परेचर हमारा इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ, जब भाई सांद्रता एकांक कब होगी, जब हमारा टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, टेम्परेचर अपरिवर्तित होगा, यानी ताप जो है परिवर्तित नहीं होगा, उस समय हमारी सांद्रता नियत रह सकती है। जब हमारा ताप परिवर्तित होगा तो सांद्रता भी परिवर्तित हो जाएगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ताप को कांस्टेंट करता हूँ। जब ताप को कांस्टेंट करूँगा तो हमारी जो सांद्रता है वो ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें जो हमारी कंसंट्रेट है ऑटोमेटिक जो है कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से डिफिनेशन हमारी क्या बनेगी, देखें, एकांक सांद्रता किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की एकांक सांद्रता एवं नियत ताप पर, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की एकांक सांद्रता एवं नियत ताप पर उस अभिक्रिया की दर ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाती है, या वेग स्थिरांक कहलाता है, या वेग गुणांक कहलाता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की एकांक सांद्रता एवं एक नियत ताप पर, एकांक सांद्रता एवं एक नियत ताप पर अभिक्रिया की दर को हम वेग स्थिरांक या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, किसी अभिक्रिया में क्या करना है, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की एकांक सांद्रता, अभिकारकों की एकांक सांद्रता एवं नियत ताप पर अभिक्रिया की दर को, नियत ताप पर जो अभिक्रिया की दर होती है, नियत ताप पर जो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर होती है, उसे वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग गुणांक कहते हैं, या वेग गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेग गुणांक कहेंगे। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, आपका के पहले ही लिखा, फिर भी लिख लीजिए, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए वेग गुणांक बताइए तो भी आपको यही डिफिनेशन बतानी है। यदि आपसे पूछ दे विशिष्ट अभिक्रिया का वेग बताइए तो भी आपको यही डिफिनेशन बतानी है। और यदि आपसे पूछता है वेग स्थिरांक तो भी आपको यही डिफिनेशन बतानी है, कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे
वेग स्थिरांक का मात्रक। इस डिफिनेशन को आप लोग विधिवत रूप से लिखिए। मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की एकांक, यानी अब की बार मैंने सांद्रता को एकांक यानी एक कर दिया है। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की एकांक सांद्रता एवं निश्चित ताप पर जो अभिक्रिया की दर होती है उसे वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग गुणांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये जो हमारा था वेग स्थिरांक या वेग गुणांक था। अब इसका हम लोग समझते हैं मात्रक, वेग स्थिरांक या वेग गुणांक का मात्रक। देखें भैया, मैं इसे थोड़ा रफ करता हूँ। हेडिंग डालेंगे वेग स्थिरांक या वेग गुणांक का मात्रक। देखें, वेग, यहां पर लिखते हैं वेग स्थिरांक या वेग गुणांक का मात्रक। वेग स्थिरांक या वेग गुणांक का मात्रक। क्या होता है वेग स्थिरांक या वेग गुणांक का मात्रक? इसे समझते हैं हम लोग विधिवत रूप से। देखिए भैया, जो मैंने अभी फार्मूला लिखा था वो हमारा फार्मूला था dx/dt, यूकेल था k और यहाँ पर था a और यहाँ n1 था और b की सांद्रता और यहाँ पर था n2। अब हमें जो फाइंड आउट करना है k का मात्रक, हमें k का यानी k हमारा क्या है? वेग स्थिरांक, इसका हमें मात्रक निकालना है। तो देखें कैसे निकालते हैं। यदि मैं यहाँ पर k को यहीं पर छोड़ देता हूँ और यहाँ पर dx क्या है भैया? dx हमारा है सांद्रता, dx क्या है? हमारा सांद्रता है और t क्या है? समय है। तो हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर पहले मात्रक को लिखते हैं, फिर उसके बाद मार्कर तो सब दिक्कत करें, इसमें थोड़ी इंक नहीं लगी मार्करों में। चलो आज कंप्रोमाइज कर लीजिएगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपको जो विधिवत रूप से क्लियरिटी आएगी। तो dx यानी dx हमारी क्या है? सांद्रता है, तो मैं इसे सांद्रता को लिख देता हूँ। समय हमारा dt क्या है? समय है, तो मैंने इसे समय को लिख दिया। और यहाँ पर k हमारा एक स्थिरांक है। अब हमें क्योंकि इसका जो है मात्रक या इसकी विमा हमें फाइंड आउट, सॉरी मात्रक फाइंड आउट करना है, तो a हमारा क्या है? a भी एक सांद्रता ही है जो कि अभिकारक है। भाई अभिकारक मैंने बताया था a व b दोनों हैं, तो इसकी सांद्रता n1 मान लेते हैं, मोलों की संख्या n1, और यहाँ पर सांद्रता b की जो है इसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर मोलों की संख्या n2 मान ली। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? k का मात्रक निकालना है। तो एक कार्य करते हैं, यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ सांद्रता और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, यानी सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सेकंड इनवर्स बराबर हमारा क्या बचा? k। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सांद्रता n1 प्लस n2, ये लिखता हूँ। अब हम यहाँ से k का मात्रक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा? सांद्रता, और ये देखिए गुणा में है, ये हमारा इधर है जो गुणा में है, तो इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इनटू में सेकंड इनवर्स हमारा दे ही रखा है, सेकंड इनवर्स है, और ये पूरे के बटे में आ जाएगा हमारा क्या? सांद्रता n1 प्लस n2, ये आ जाएगा सांद्रता n1 प्लस n2। ये हमारी क्या आ जाएगी भैया? सांद्रता आ जाएगी। 2 मिनट रुकें, फिर थोड़ा कंप्रोमाइज, क्लैरिटी नहीं लग रही है मैं। चलो थोड़ा भाई कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो क्लैरिटी नहीं है, जो क्लैरिटी होनी चाहिए नहीं आ रही है। चलो भाई फिर भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते रहिएगा, कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा कंटेंट देने की। यहाँ पर मैंने सांद्रता लिखा, जहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो बाकी तो सब दिखाई पड़ा है। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा मैं यहाँ पर लिखूँ, इधर लिखूँ तो दिखाई पड़ेगा बिल्कुल। यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये धब्बा जैसा पड़ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो सांद्रता का मात्रक मैंने ऊपर जो आपकी सांद्रता लिखी है उसको मैंने मोल प्रति लीटर लिख दिया, और जो इसका लीटर है वो नीचे आ जाएगा भैया।
तो यहाँ पर हमारा सांद्रता का यहाँ पर भी मैं मात्रक लेता हूँ, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और यहाँ पर दे रखा है N1 + N2 और इनटू में है यहाँ पर सेकंड इनवर्स, ऊपर दे रखा है सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स बराबर हमारा क्या है, के है, बराबर क्या दे रखा है, के। यदि मैं थोड़ी चेंजिंग करूं, यहाँ पर लिख दूं मोल लीटर को ऐसे ही रहने देता हूं, और यहाँ पर देखिए इनटू में सेकंड इनवर्स तो हमारा ऊपर दे ही रखा है, सेकंड इनवर्स। और यहाँ पर मैं एक कार्य करता हूँ, मोल की पावर लिख देता हूँ क्या, N1 + N2, और इसकी पावर में साइड में अलग लिख देता हूँ लीटर की पावर, लीटर की पावर हो जाएगा N1 + N2 बराबर हो जाएगा हमारा के। अब देखिए लीटर की पावर N1 + N2 है। अब ये भाई हर है तो हर की गुणा क्या होती है, अंश के साथ, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल इनटू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो भैया माइनस, क्योंकि भैया देखो 1/2/3/1 कहीं पर इस प्रकार का लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे 3 के बट्टे में लिख दें 1/2, तो आपका ये 2 जो है ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार जो है इस पूरे के बट्टे में, देखिए इस पूर्ण के बट्टे में हमारा ये है भाई मोल, मोल बटे लीटर, तो लीटर क्या होगा हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर लीटर, लीटर और अपनी पावर को भी लेकर जाएगा N1 + N2, और इसमें पावर आपकी माइनस की नहीं होगी क्योंकि ये रूल के अनुसार जा रहा है। जो रूल के अगेंस्ट जाता है, रूल के विरोध में जाता है, तो उसकी पावर हो जाती है माइनस में, परंतु ये रूल के अनुसार ही जा रहा है क्योंकि 1/2, एक की जगह पर हमारा ये है और लीटर की जगह पर ये दे रखा है, तो लीटर जो है हमारा ऊपर चला जाए तो गुणे 2 जैसे करेंगे उसी प्रकार हमने इसकी गुणा कर दी। अब हमारा नीचे केवल क्या बचा, नीचे बचा है यहाँ पर लीटर इनटू मोल, और यहाँ पर लिखा है N1 + N2 बराबर में के, ठीक है, N1 + N2 बराबर में के। अब हम एक कार्य करते हैं भैया, मोल को भी ऊपर ले जाएंगे। अब जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो अब देखिए जैसे 1/, यहाँ पर कहीं पर लिखा होता है 1/, मान लेते हैं 2 की पावर 1 लिखा है, तो इस 2 को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो लिख देते हैं 1 × 2 की पावर -1 लिख देते हैं। इसका इन्वर्स, ये घात प्लस की थी हो जाती है माइनस में, तो इसका मतलब जो घातें हमारी प्लस में हैं वो दोनों किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो मोल इनटू सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर इनटू में लीटर, और ये मोल जब ऊपर जाएगा तो हमारा इसकी घातें हो जाएंगी माइनस में, तो मोल माइनस का N1 माइनस का N2, माइनस का N1 माइनस का N2, और अपान में हमारा क्या बच रहा है, अपान में हमारा लीटर है, अपान में हमारा क्या है, लीटर है, बराबर के है। अब थोड़ा देखें, ये जो है मैं बता रहा हूँ विधिवत रूप से इसे समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई एग्जाम में वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा जाता है और जो कि आपका आता है 3 या 4 नंबर में, और बहुत सिंपल होता है और ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन से कुछ भी नहीं है देखा जाए, और बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अब देखिए इसे थोड़ा मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। चलो देखें, तो यहाँ पर भी हमारा मोल है और यहाँ पर भी मोल है, इसकी पावर 1 है, और गुणा में घातें क्या हो जाती है हमारी, जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, चलो मैं देख लेता हूँ दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलो ये यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, चलो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना भैया क्योंकि दिक्कत हो गई है लाइट के, और ये थोड़ा एक ही में करना था इसीलिए मैं दोबारा,
थोड़ा संकेत जगह है, मतलब जो बहुत कम जगह है उसी में लिख रहा हूँ। ऊपर तो दिखाई पड़ेगा, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इतने में आ जाएगा। हाँ, तो देखें यहाँ पर मोल है, मैं इसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके आगे का। तो मोल, और यहाँ पर केवल मोल को एक बार लिखूंगा, गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो एक ये वाला इसकी पावर 1 है। और देखिए यहाँ पर दोनों माइनस के, तो एक बार माइनस चिन्ह को कॉमन ले लें, हमें जोड़ना है। तो माइनस का n1 माइनस का n2 जोड़ दिया हमने। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इस प्रकार हमने जोड़ दी घातें। और इसके पश्चात हमारा क्या बचा, अब देखें लीटर जो है, लीटर जब ऊपर जाएगा, जब ये हमारा लीटर ऊपर जाएगा, और इसकी पावर भी है n1 प्लस n2 है, यहाँ पर n1 प्लस n2 लिखना है, n1 प्लस n2 है इसकी पावर। जब ये हमारा लीटर, ये वाला लीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स हो जाएगा। और इनटू में है लीटर n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 दे रखा है। और फिर यहाँ पर आगे सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, 2 मिनट रुक जाओ, रोटेट करता हूँ थोड़ा। चलो, दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। सेकेंड इनवर्स यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकेंड इनवर्स। और अपान में है, अपान में कुछ नहीं रहेगा, बराबर में क्या हमारा है, बराबर में है के। ये टोटल जो है के बराबर में है। तो देखिए यहाँ पर के बराबर हो जाएगा मूल, और यहाँ पर 1। अब ये माइनस चिन्ह देखो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस चिन्ह जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल 1 माइनस n1 प्लस n2 आ गया। और अब मैं लीटर को केवल एक बार लिख देता हूँ, और यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो n1 प्लस n2 को मैं पहले लिख लूँ, n1 प्लस n2 को यहाँ पर पहले लिया, माइनस का बनता तो माइनस का 1 कर दिया। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। यही हमारा क्या है, मात्रक है वेग स्थिरांक का। यही जो निकल के आया है ये हमारा मात्रक। तो वेग स्थिरांक का क्या मात्रक आता है, मोल, और मोल लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर प्रति सेकंड। यदि यहाँ पर जो n1 और n2 क्या है, यहाँ जहाँ n1 व n2 है मोलों की संख्या, n1 व n2 जो दे रखी है वो मोलों की संख्या है। तो देखें इसे, यदि n1 और n2 दोनों बराबर हैं, n1 बराबर n2 बराबर मान लेते हैं n, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल जो फार्मूला आएगा उससे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 4 जगह लिखा है मैंने, थोड़ा कंप्रोमाइज आप लोग कीजिएगा। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर फार्मूला जो आ जाएगा, k बराबर मोल 1 माइनस n, और लीटर n माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स। और इस फार्मूले को यदि हम दाब के पद में लिखना चाहें, ये तो हमारा सिंपल साधारण पद में, यदि मैं दाब के पद में लिखना चाहूँ तो यही फार्मूला आपका हो जाएगा। थोड़ा 2 मिनट, हाँ, ये फार्मूला चेंज होकर के कहाँ तक पहुँचेगा, इसके पूरे के पर हो जाएगा वायुमंडल। के बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, और यहाँ पर 1 माइनस n, और टोटल वही रहेगा। ये दाब के पदों में, ये दाब के पदों में लिखा है। तो ये ऐसे ही आपको सीधे सीधे लिख देना, इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन है परंतु यहाँ पर ज़्यादा लेंथी नहीं करवाएंगे हम, सिर्फ इतना आपको याद करना, कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका मात्रक, वेग स्थिरांक या वेग गुणांक का मात्रक। इस प्रकार आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो इसका मात्रक, और विधिवत रूप से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब कुछ चीजें वेग स्थिरांक के गुण समझते हैं, या वेग स्थिरांक के लक्षण क्या होते हैं। जो वेग स्थिरांक है इसके लक्षण या गुण क्या हैं, तो देखें इसे, वेग स्थिरांक के गुण। वेग स्थिरांक के गुण, डालें हेडिंग, वेग स्थिरांक
के गुण। तो वेग स्थिरांक के गुण में समझते हैं। वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के साथ, क्योंकि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था, तो वेग स्थिरांक जो होता है अभिक्रिया की दर के साथ बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के साथ बढ़ जाता है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के साथ बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर dx/dt निकाला था और यहाँ पर क्या था हमारा k और यहाँ पर n1 और n2 था। यदि यहाँ पर a और b था, यहाँ पर n1 और n2 था। यदि इनकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हुआ, k परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के साथ परिवर्तित होता रहता है। अभिक्रिया की दर के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो यदि हम अगला पॉइंट, यदि अभिक्रिया का ताप निश्चित कर दें, यदि हम अभिक्रिया का ताप निश्चित कर दें या नियत कर दें, तो वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक भी नियत हो जाता है। वेग स्थिरांक भी नियत हो जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रिया का ताप कम कर देने पर वेग स्थिरांक भी कम हो जाता है। अभिक्रिया का ताप कम कर देने पर वेग स्थिरांक भी कम हो जाता है। वेग स्थिरांक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अब आपको अभी मैंने कोटि बताई नहीं, कोटि क्या होती है, इसको मैं अभी बताऊंगा कैसे कोटि पर निर्भर करता है वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर लिखेंगे वेग स्थिरांक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है, ये इसके पॉइंट कुछ लक्षण है हमारे वेग स्थिरांक के। अब हम लोग समझते हैं वेग स्थिरांक तथा अभिक्रिया के वेग या विशिष्ट अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के वेग में डिफरेंस क्या है। तो मैं टेबल में आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, टेबल को बना रहा हूँ, आप उसमें देखेंगे विधिवत रूप से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो लगाता हूँ अभी। तो इस टेबल को देखें, ये जो टेबल बना रखी है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में आप लोगों को लिखना है। तो इधर है विशिष्ट अभिक्रिया वेग यानी वेग स्थिरांक या वेग गुणांक। इसे हम कहते हैं वेग स्थिरांक या वेग गुणांक। यहाँ पर लिख देते हैं वेग स्थिरांक या वेग गुणांक। इसी को हम कहते हैं वेग स्थिरांक या वेग गुणांक। और ये हमारा अभिक्रिया का वेग है, जो जनरल हम लोग पढ़ते हैं, कितना वेग है, मंदगामी है या तीव्रगामी है, वही वाला वेग है। तो यहाँ पर दिया गया है अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता सांद्रण इकाई पर होने वाली अभिक्रिया की दर को बताता है। जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है या वेग स्थिरांक है, मैंने वेग स्थिरांक की परिभाषा में भी लिखवाया है कि जब इकाई सांद्रण और ताप नियत होता है, तो उस समय इकाई सांद्रण है, ताप हमारा नियत है, उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे हम कहते हैं वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रण यानी सांद्रता इकाई होने पर उसके वेग को बताता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग जो है किसी भी समय अंतराल पर हम देखेंगे कि किस रफ्तार से क्रिया चल रही है, यानी किसी भी समय अंतराल पर अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये किसी भी समय अंतराल पर, और ये कब, केवल जब सांद्रता इकाई की हो, यानी जब सांद्रता एकांक हो तब ये बताता है वेग, और ये हमेशा बता सकता है चाहे जब आप माप सकते हो। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, वेग स्थिरांक का मात्रक। जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है अभिक्रिया की कोटि पर एवं अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि कैसी है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है dx/dt
व्हीकल होता है के एन ए N1 और B N2 होता है। जहाँ पर अभिक्रिया की कोटि होती है N1 और N2 का योग ही कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर ये K का मान है तो इन दोनों पर साधारण ही देखने में ही लग रहा है कि इन दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं वेग स्थिरांक जो है, वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है और अभिक्रिया की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और ये जो है इसका मात्रक निश्चित होता है अभिक्रिया के वेग का मात्रक। भाई अभिक्रिया का जो वेग होता है dx/dt होता है। dx यहाँ पर क्या है, हमारी सांद्रता है। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। और नीचे क्या है, समय है, तो यहाँ पर समय भी हो जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका मात्रक किसका, अभिक्रिया के वेग का। उसके पश्चात बताया गया है इसका मान स्थिर रहता है। बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो वेग स्थिरांक होता है, जब हम एकांक ताप किए हुए हैं और ताप नियत किए हुए हैं और एकांक सांद्रता किए हुए हैं, तो ये हमारा वेग स्थिरांक ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, यानी हमेशा नियत रहेगा। परंतु ये समय के साथ साथ समय जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसकी वेग यानी सांद्रता में परिवर्तन कम होता रहता है। इसके पश्चात यहाँ पर दिया है यह ताप पर भी निर्भर करता है, क्योंकि लक्षणों में मैंने लिखवाया ताप को बढ़ा देने पर वेग स्थिरांक बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार इधर भी यह जो है यह भी ताप पर निर्भर करता है। कौन सा, अभिक्रिया का वेग भी ताप पर अभिक्रिया का वेग समय बढ़ने के साथ करता है। और यहाँ पर भी इधर का इसका मान ताप पर निर्भर करता है और यहाँ पर भी इधर का इसका भी मान ताप पर निर्भर करता है। लास्ट में देखा है यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये भी जो है अभिक्रिया की प्रकृति पर, ये दोनों अभिक्रिया की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। तो ये जो सभी नियम मैंने बताए हैं, इन सभी नियमों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। और जो अंतर हैं ये 1-2 अंतर आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ऑब्जेक्टिव में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया विशिष्ट अभिक्रिया के वेग के डिफरेंस से। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने के पश्चात आपको जो न्यू वीडियो यहाँ पर अपलोड की उसकी तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। ध्यान रखें बेल आइकन को जब दबाएं जब आप वीडियो को प्ले कर रहे हैं। जब आप वीडियो को प्ले कर रहे हैं उस समय ही आपको बेल आइकन दबाना है। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आएगा, सब्सक्राइब बटन, और यहाँ पर एक घंटी जैसी बनकर आ जाएगी। उस पर आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल और कुछ नीचे 2 ऑप्शन और दे रखे होंगे, उन पर नहीं आपको क्लिक करना है, ऑल पर क्लिक करना है। जब आप वीडियो चलाकर देख रहे हैं उसके बाद आप जो क्लिक करते हैं तब आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। अदरवाइज यदि आप ऐसे डायरेक्ट चैनल के पेज से चैनल को सर्च किए और सब्सक्राइब कर लिए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। चाहे आप ऑल सेलेक्ट करें चाहे ना सेलेक्ट करें, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। और इसके पश्चात आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में मैंने बताया है आपको 3-4 प्लेलिस्ट मिलेंगी। पहली प्लेलिस्ट आपकी बनी है फिजिक्स न्यूमेरिकल, दूसरी फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से जो पढ़ना चाहते हैं, और तीसरा केमिस्ट्री है। ये 3 प्लेलिस्ट बनी हैं जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे देख करके विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन में स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय एक ऑफर है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिल्कुल फ्री। और यदि आप इन्हें कॉस्ट प्राइस करना चाहते हैं तो 449 रुपये में दोनों आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ नोट्स हमारे बहुत से स्टूडेंट ले चुके हैं और जो स्टूडेंट हमारे नोट्स से पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो आप लोगों से मैं कहूँगा यदि आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन में जा करके नोट्स का फ़ायदा उठाइए। और यदि आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन में नहीं है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और परचेज के लिए आपको हम बता दें 9118920840 पर सिर्फ व्हाट्सएप चैटिंग करेंगे, कोई भी कॉल नहीं, क्योंकि कॉल इस पर पिकअप नहीं होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।